हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ेंगे यहाँ पे क्लास 9 साइंस चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो बायोलॉजी का चैप्टर है, क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी का। तो बच्चों, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा, उसने हनी कॉम्ब को ऑब्जर्वेशन करा और उसने पाया कि हनी कॉम्ब की ये छोटी छोटी यूनिट से बना है, स्ट्रक्चरल यूनिट से। और यहाँ से उसको क्लू मिला और उसके बाद उसने जो ट्री होता है, ट्री की बार्क, जो आउटर लेयर होती है, जो डेड सेल होती है, वो कॉर्क की बनी होती है। तो उसने कॉर्क की स्टडी करी और उसने पाया कि ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर से मिलकर बना है। तो ये छोटे छोटे स्ट्रक्चरों को उसने नाम दिया सेल्स। तो सेल्स का मतलब होता है लिटिल रूम। व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। तो बच्चों, जो डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने करी, साइंस की दुनिया में उस छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को नाम दिया गया सेल। जो ये पता लगाया गया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सारे सेल से मिलकर बने हैं, ये सेपरेट यूनिट्स से मिलकर बने हैं जिन्हें हम सेल कहते हैं। द यूज ऑफ द वर्ड सेल टू डिस्क्राइब दीज यूनिट्स इज बीइंग यूज्ड टिल द डे इन बायोलॉजी। और रॉबर्ट हुक की इस डिस्कवरी के बाद ही साइंस की दुनिया में इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को सेल कहा गया, जिससे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हों, चाहे वो लॉयन हो, चाहे एलिफेंट हो, चाहे एमीबा हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे व्हेल हो। फर्दर स्टडी में ओनियन पील की जो है स्टडी की गई और ये पाया गया ओनियन पील्स, तो ओनियन अलग अलग साइज के होने के बावजूद भी ये पाया गया कि ये स्ट्रक्चरल यूनिट सेम है, चाहे वो ओनियन पील बड़े ओनियन से ली गई हो या स्मॉल ओनियन, सबका स्ट्रक्चर क्या है, सेम ही हो पाया गया। हमारी बॉडी में जो जो सेल्स हैं वो अलग अलग टाइप की सेल्स हैं, लेकिन बेसिक फंक्शन सेल का सेम होता है। अब जैसे यहाँ पे स्मूथ मसल सेल्स है, ये लॉन्ग होती हैं और थिन होती हैं। और ब्लड सेल क्या होती हैं, सर्कुलर या डिस्क शेप की होती हैं। और जो न्यूरॉन्स होता है, इसका आगे वाला जो पोर्शन होता है, जो सेल की मेन बॉडी है, इसमें न्यूक्लियस होता है, तो ये थोड़ा फ्लैटन टाइप का होता है और स्टार शेप्ड होता है। इसमें ब्रांचेज जो लगी हैं, इन ब्रांचेस को बोलते हैं डेंड्राइट। ये डेंड्राइट हुआ, ये डेंड्राइट है। और ये सेल की मेन बॉडी में जो डार्क कलर का दिख रहा है, इसको न्यूक्लियस बोला गया, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। और जो ये टेल है, इसको बोलते हैं एक्सॉन। जो ओवम सेल होती है वो सर्कुलर टाइप की होती है। बोन सेल क्या होता है, स्टार टाइप की होती है। इसमें इसके अराउंड जो है ब्रांचेज हैं जो एक बोन सेल से दूसरे बोन सेल को कनेक्ट करते हैं। और फैट सेल जो होती है क्या होती है, ओवल शेप की। तो इस प्रकार की हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप की सेल से बना हुआ है। बच्चों, बेसिकली जो क्वेश्चन आते हैं आपके पास, उस हिसाब से आप नोट्स बनाने होंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो ये नोट्स जो है आप स्टडी कर लेंगे तो आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको पूरा नॉलेज हो चुका होगा। तो आपको क्या करना है, कॉपी लेनी है, नोट बनाने हैं। व्हाट इज सेल। तो ए सेल इज द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, जस्ट लाइक ए वॉल इज मेड ऑफ ब्रिक्स। जैसे कि वॉल ब्रिक से मिलकर बनी होती है, वैसे ही हमारी बॉडी भी सेल से मिलकर बनी होती है। आवर बॉडी इज मेड ऑफ सेल्स। एग्जाम्पल्स हो गया, हमारी बॉडी हो गया, प्लांट हो गया, डॉग हो गया, ऑल हैव सेल्स। सम लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ जस्ट वन सेल। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो केवल एक ही सेल के बने होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया। अदर्स है मिलियंस ऑफ सेल्स, जैसे कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होते हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं। वाई इज द सेल कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, बिकॉज ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल्स। ऑल फंक्शंस, ईटिंग, ग्रोइंग, ब्रीथिंग हैपन इन सेल्स। लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम ए सिंगल सेल। तो इन शॉर्ट हम सेल की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, वी कैन डिफाइन द सेल एज ए स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसा कि आपको शुरुआत में बता दिया था कि डिस्कवरी किसने करी सेल की, तो 1665 में करी थी और साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट हुक।
और सेल्स का जो रोमन लैंग्वेज है उसमें क्या होता है, इसका मतलब स्मॉल रूम्स। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, नंबर ऑफ सेल्स को बेसिस मानते हुए जो है दो टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर जिनमें केवल एक ही सेल होती है जैसे अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, मल्टी सेलुलर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, एग्जाम्पल ह्यूमन, ट्रीज, एनिमल्स। व्हाट डू सेल्स डू, आखिर सेल्स में क्या काम होता है? तो सेल्स आर लाइक ए टिन्नी मशीन्स, दे हेल्प अस ग्रो, हील वाउंड्स, मेक एनर्जी फ्रॉम फूड, हेल्प अस थिंक, मूव एंड ब्रीथ। यानी सारी एक्टिविटी जो है सेल से ही अंजाम होती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, देयर आर नंबर ऑफ टिनी पार्ट्स इनसाइड द सेल्स, दीज आर लाइक स्मॉल वर्कर इन द सेल। तो सेल्स के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं ये एक स्मॉल वर्कर होते हैं जो सेल के कंप्लीट वर्क को अंजाम देते हैं। इसमें है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल्स। सेल और ऑर्गेनेल्स में हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसका काम होता है ट्रांसपोर्ट थिंग्स, यानी सेल के अंदर जो मैन्युफैक्चर होता है वो इन एंड आउट होता रहता है मटेरियल्स, वो काम किसका है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा है गोल्जी apparatus जहाँ पैकिंग होती है, पैक्स एंड सेंस मटेरियल्स। लाइसोसोम जो हार्मफुल जो इन्वेडर्स होते हैं उनको फिनिश करना और डेड सेल्स को जो है हटाना बॉडी से, वो काम लाइसोसोम में होता है। तो हम बोल सकते हैं दीज आर क्लीनर्स ऑफ द सेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया, इसको पावर हाउस इसलिए बोला जाता है कि रेस्पिरेशन रिएक्शन जो होती है जहाँ एनर्जी बनती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। प्लास्टिक पढ़ेंगे हम आगे, वैक्यूल्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो सबसे पहला जो है कंपोनेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल की आउटर कवरिंग होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ फ्लेक्सिबल आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ऑल द सेल्स विच इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो हमारी जो मतलब सेल्स की जो आउटर कवरिंग है जिसको हम क्या बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ये किसकी बनी होती है? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल्स फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? बाहरी जो इन्वायरमेंट होता है उसको सेपरेट करती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल्स। तो कुछ चीज़ें सेल्स के अंदर जो बनती हैं वो बाहर आती हैं सेल्स के बाहर, यानी दूसरे पार्ट्स जो बॉडी के दूसरे पार्ट्स हैं वहाँ भेजा जाता है जहाँ कहीं भी रिक्वायर्ड हो। और कुछ चीज़ें इंटर होती हैं जो सेल के काम करने के लिए ज़रूरी है, वो सेल क्या करती है? बाहर से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेल के अंदर चली जाती हैं। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कुछ प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स, कुछ मटेरियल को अंदर नहीं आने देती। द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड, इसलिए इस मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। तो सेलेक्टिवली मतलब कुछ चीज़ों को ये अंदर जाने देती है और कुछ चीज़ों को अंदर नहीं आने देती, और कुछ चीज़ें बाहर जाती हैं सेल्स के बाहर और कुछ चीज़ें नहीं जाती। तो इसीलिए सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस टेक प्लेस इनटू द सेल्स? हाउ डू सब्सटेंसेस मूव आउट ऑफ द सेल्स? तो ये सब चीज़ें नोट्स में आपको ज़रूरी है लिखना। सम सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। तो कौन सी प्रोसेस के द्वारा जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है का एक्सचेंज होता है? यानी ऑक्सीजन सेल के इन होती है, अंदर जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। किस प्रोसेस के थ्रू? डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है? मटेरियल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ इसका क्या होता है? फ्लो होता है। इसको डिफ्यूजन कहा जाता है। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट डिजोल्विंग इन वाटर। अब वाटर में कोई ये साल्ट है और
ये साल्ट आपने 1 चम्मच डाला, इसको आपने स्टर नहीं भी करोगे तब भी ये पूरा घुल जाएगा। तो ये पूरा घुलेगा किसकी वजह से? डिफ्यूजन बोलते हैं इसको। अब साल्ट में साल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वाटर में है ही नहीं, तो ज़्यादा कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ साल्ट का फ्लो हो रहा है और पूरे वाटर जो है इस प्रकार पूरा वाटर साल्टी हो जाता है, तो ये डिफ्यूजन हुआ। तो इसी डिफ्यूजन की प्रोसेस से हमारे सेल में एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सेल। अब रेस्पिरेशन के दरमियान क्या होता है? सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इट मूव्स फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन, तो सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का हाई कंसंट्रेशन होता है और आउटसाइड यानी ब्लड स्ट्रीम में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम होता है। तो सेल से बाहर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड मूव करती है एंड इज इवेंचुअली एक्सेल्ड थ्रू द नोज, और इस प्रकार ब्लड स्ट्रीम में मिलके ब्लड हार्ट में जाता है, हार्ट से लंग्स, और इस प्रकार हमारे नोज से एक्सेल हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। उसी प्रकार हम ऑक्सीजन लेते हैं। सिमिलरली ऑक्सीजन इज कैरीड आउट बाय द ब्लड स्ट्रीम टू द सेल्स व्हेन द ऑक्सीजन लेवल इनसाइड अ सेल इज लो। तो सेल के अंदर क्या है? ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, तो ब्लड स्ट्रीम से इंटर करती है ऑक्सीजन सेल के अंदर डिफ्यूजन की प्रोसेस से, यानी बाहर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, सेल के अंदर कम होता है, तो सेल के अंदर ऑक्सीजन इन हो जाती है। दस डिफ्यूजन हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द सेल्स, द ब्लड एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सचेंज ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ द सेल्स, और जैसे गैसेस का एक्सचेंज होता है वैसे वाटर का भी एक्सचेंज होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। वाटर ऑल्सो ओबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन, बिल्कुल लॉ ऑफ डिफ्यूजन को फॉलो करता है। The movement of water molecules through such a selectively permeable membrane is called osmosis। तो osmosis और diffusion में केवल एक ही अंतर है, यहाँ पे क्या है? permeable जो मतलब जो लिक्विड है यानी वाटर है, वाटर के केस में हम इस डिफ्यूजन को क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस बोलेंगे। तो वाटर शब्द, वाटर के साथ में कभी भी हम डिफ्यूजन वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि ऑस्मोसिस प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर जो है, अब जैसे यहाँ पर जैसे एक एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पे हमने ये सॉल्टी वाटर है, सॉल्टी वाटर यानी यूँ समझ लो इसमें 2 चम्मच हमने साल्ट के डाले और इधर क्या है? 1 चम्मच साल्ट का डाला। वाटर की अमाउंट दोनों जगह बराबर है, यहाँ 1 स्पून है केवल, तो कंसंट्रेशन सॉल्ट का कहाँ हो गया? लेफ्ट साइड वाले बीकर में। बीच में हमने क्या कर दिया? दोनों को कनेक्ट करके, और यहाँ पर क्या लगी हुई है? बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी एक कंटेनर है, बीच में जो है हमने क्या लगा रखी है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जैसे कि अंडे का जो कवर होता है उसके अंदर जो मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ही होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो उसी टाइप की हमने बीच में लगा दी, तो क्या होगा? यहाँ पर जहाँ पर 2 चम्मच हमने सॉल्ट डाला, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा तो होगा लेकिन वाटर का कंसंट्रेशन क्या होगा? यहाँ पे कम होगा, और यहाँ सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है तो वाटर का कंसंट्रेशन क्या होगा? यहाँ ज़्यादा होगा। यहाँ ज़्यादा होने से वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो राइट वाला जो बीकर दिख रहा है यानी सेकंड और फर्स्ट वाला, तो यहाँ सेकंड से वाटर का फ्लो कहाँ होगा? फर्स्ट की तरफ होगा, यानी हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इस तरफ होगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम? ऑस्मोसिस, इस प्रोसेस को। और सेम ऑस्मोसिस प्रोसेस हमारी बॉडी की सेल्स में भी होती है। तो वाटर ऐसे मूवमेंट करता है, तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अगर वाटर कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है, और सेल के अंदर क्या है? कम है, तो वाटर क्या करेगा? इन करेगा, सेल के अंदर मूव करेगा, तो इसको क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस। तो इस प्रकार से वाटर की अवेलेबिलिटी होती है सेल में। इसी बेसिस पे हमें 3 टाइप के सॉल्यूशन मिलते हैं। एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? इफ़ द सॉल्यूशन सराउंडिंग द सेल हैज़ ए हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन इनसाइड द सेल, द सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, वाटर इंटर्स द सेल्स बाय ऑस्मोसिस।
Although water molecules move in both directions across the cell membrane, more water move into the cell than out. As a result, the cells gains water and swells up. This type of solution is called hypotonic solution. बोलने का मतलब है कि जैसे कोई ये सेल है, ये सेल हो गई और वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, बाहर ज़्यादा है, वाटर का कंसंट्रेशन बाहर क्या है, ज़्यादा है, मतलब इस वाले वाटर कंसंट्रेशन या सेल के अंदर जो वाटर है उसके कंसंट्रेशन से ये वाटर कंसंट्रेशन जो बाहर है वो ज़्यादा है, तो क्या होगा, ज़्यादा कंसंट्रेशन बाहर है तो वाटर कहाँ होगा, इन होगा, सेल के अंदर इन होगा वाटर, और उसकी वजह से सेल्स क्या है, फूल जाती है, स्वेलअप हो जाती है। तो ये सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, इस सॉल्यूशन को बोलेंगे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन हुआ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, इफ द सॉल्यूशन इज एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज इनसाइड द सेल, वाटर मूव्स इन एंड आउट ऑफ द सेल्स एट एन इक्वल रेट, देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अब क्या है कि यहाँ भी वाटर कंसंट्रेशन दोनों जगह बराबर है, तो वाटर कंसंट्रेशन अंदर और सेल के अंदर क्या है, बराबर है, तो वाटर की मूवमेंट ही नहीं होगी। तो इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, इफ द सॉल्यूशन हैज लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन इनसाइड द सेल्स, इट इज हाईली कंसंट्रेटेड विथ सॉल्ट एंड शुगर। तो हाईली कंसंट्रेटेड होने का मतलब साल्ट और शुगर से तो क्या होगा, यहाँ वाटर का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा, यानी जो सेल के अंदर जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी ये बाहरी मतलब कि बाहर क्या है, वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, कम है, और सेल के अंदर ज़्यादा है, तो सेल के अंदर से वाटर क्या करे, बाहर की तरफ चले जाएगा डिफ्यूजन, वो ऑस्मोसिस के जरिए, तो क्या हो जाएगा, ये श्रिंक कर जाएगी, और इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। Absorption of nutrients by unicellular organism and roots of plants. Unicellular organism, freshwater organism and most plant cells tend to gain water through osmosis. तो अमीबा हो गया, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, जितने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ऑस्मोसिस के जरिए इनमें वाटर इन एंड आउट होता है। दस डिफ्यूजन इज इम्पॉर्टेंट, और जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है। यानी जो अमीबा, पैरामीशियम, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो गैसेस एक्सचेंज होता है वैसे होता है सेम जो ह्यूमन बीइंग में होता है सेल्स का, और प्लांट सेल में भी ऐसे ही होता है। प्लांट सेल में क्या होता है, जो रूट्स होती हैं एब्जॉर्ब करती हैं वाटर को सॉइल से, और साथ में जो बहुत सारे जो एलिमेंट्स प्लांट्स को चाहिए होते हैं, मैग्नीशियम चाहिए होता है, और कैल्शियम चाहिए होता है, और सल्फर चाहिए होता है सॉइल से, नाइट्रोजन चाहिए होता है, ये सब वाटर में डिजोल्व होके प्लांट में ट्रांसपोर्ट होते हैं जाइलम टिश्यू के जरिए। एंडोसाइटोसिस, दिस इज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो इनेबल्स द सेल टू इनगल्फ इन फूड। इसके जरिए क्या है, कोई फूड है सेल्स के अराउंड तो उसको इनगल्फ कर लेते हैं, यानी सेल्स उसको खा जाती हैं, यूँ सोच लो। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंडोसाइटोसिस कहा जाता है। सच प्रोसेस आर नोन एज इंडोसाइटोसिस। अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू सच प्रोसेस। लेकिन यही प्रोसेस अमीबा में ही नहीं होती, हमारी बॉडी के अंदर भी होती है। हमारी वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं WBC, बाहरी जो बैक्टीरिया होता है उसको इनगल्फ कर देती है, और एक क्या होता है, इस प्रकार का वेसिकल्स बन जाता है, और उसके बाद एक किस्म से वो रिसाइकिल होता है, उसके अंदर जो एमिनो एसिड्स वगैरह जो है तो बॉडी में रिसाइकिल हो जाता है, और बाकी जो अनडाइजेस्टेड चीज़ है वो जो है ये सेल की मेम्ब्रेन में आ जाती है वापस, और इसी को हम एक्जोसाइटोसिस भी कहा जाता है, इसका उल्टा। और उसके बाद ये क्या हो जाता है, बॉडी में ब्लड स्ट्रीम के थ्रू
हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाती है ये चीज़ें, कुछ चीज़ें रिसाइकिल हो जाती हैं। तो ये एंडोसाइटोसिस प्रोसेस की वजह से ही होता है। यानी बड़े बड़े मॉलिक्यूल जैसे लीवर सेल में होता है, तो फैट मॉलिक्यूल्स जैसे बड़े बड़े होते हैं, प्रोटीन के मॉलिक्यूल बड़े होते हैं, तो उनको ब्रेक डाउन करता है एंडोसाइटोसिस प्रोसेस की वजह से। क्या होता है, ऐसे जैसे ये इनगल्फ करा, जैसे यहाँ पे ये पार्टिकल्स हैं, फूड पार्टिकल्स, और इस प्रकार से ये जो सेल्स है इसको जो है सराउंड कर देती है, और इस प्रकार का वेसिकल्स बन जाता है इस प्रकार, और उसके अंदर जो है फूड आ जाता है। उसके बाद सेल्स इसको डाइजेस्ट करती है, कुछ चीज़ें ब्रेक डाउन कर देती है इस प्रकार से, और इस प्रकार इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। जो लीवर सेल में भी होता है, न्यूरॉन्स में भी होता है, यानी हमारी नर्व सेल, लीवर सेल और डब्ल्यूबीसी। सेल वॉल प्लांट्स में होती है। प्लांट सेल्स हैव a rigid outer layer called the cell wall which is outside the plasma membrane। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी होती है, लेकिन इसकी जो प्रोटेक्टिव एक सेल वॉल भी होती है। A strong substance that gives support and shape to the plants। जो सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। ये सेलुलोज की बनी होती है, और ये बहुत स्ट्रांग होता है, प्लांट को एक शेप देता है। प्लाज्मोलाइसिस, व्हेन ए प्लांट सेल लॉसेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। तो ये प्लांट्स के केस में ही होता है, प्लांट सेल के केस में ही होता है प्लाज्मोलाइसिस। तो होता क्या है, प्लांट सेल क्या करती है, वाटर का लॉस करती है ऑस्मोसिस के जरिए, यानी बाहर क्या होगा, वाटर का कंसंट्रेशन कम होगा, सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो क्या होता है, सेल के अंदर से वाटर मूव करता है बाहर की तरफ, तो सेल्स क्या हो जाएगी, थोड़ा श्रिंक हो जाएगी। द इनसाइड पार्ट ऑफ द सेल श्रिंक्स एंड पुल्स अवे फ्रॉम द सेल वॉल। इस प्रकार सेल वॉल से ये पोर्शन क्या हो जाता है, दूर हो जाता है, यानी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, तो ये सेल वॉल से दूर हो गया। उसके बाद क्या होता है, दिस फिनोमेनन नोज एज प्लाज्मोलाइसिस। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। टर्गर प्रेशर क्या हुआ, सेल वॉल्स हेल्प प्लांट्स। अब जैसे कि ये बताया गया कि जो है ये सेल वॉल है, और होता है कि सेल वॉल में भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इनके जरिए वाटर क्या हो जाता है, अंदर जाता है। अंदर क्या है, सेल में मेम्ब्रेन है, और ऑस्मोसिस के जरिए वाटर इंटर कर जाता है। अब इंटर करेगा वाटर तो क्या होगा, ये सेल क्या होगी, इसमें प्रेशर बढ़ेगा, ये सेल क्या होगी, स्वेलअप हो जाएगी। अब ये स्वेलअप हो गई तो क्या होता है, एज द सेल स्वेल्स इट पुशेस अगेंस्ट द सेल वॉल एंड द वॉल पुशेस बैक विथ इक्वल फोर्स। वॉल भी जो है इक्वल फोर्स लगाती है अंदर की तरफ, और इट कीप्स द सेल्स फ्रॉम से स्टॉप इट फ्रॉम बस्टिंग। और इस प्रकार से क्योंकि इक्वल फोर्स सेल वॉल भी लगाती है, तो ये बस्ट नहीं हो पाती, बस्ट होने से बचा देती है, यानी फट नहीं पाती, तो उसको बचाती है सेल वॉल। इसी प्रेशर को हम क्या बोल देते हैं, टर्गर प्रेशर। तो टर्गर प्रेशर हेल्प्स द प्लांट स्टे अपराइट, कीप इट्स स्टेम्स एंड लीव्स फर्म एंड गिव्स शेप टू द प्लांट। Because of their cell walls, such cells can withstand much greater changes in the surroundings medium than animal cells, which don't have cell wall। तो इस प्रकार से वाटर बाहर कितना भी हो सराउंडिंग्स में, तो ये क्या होता है, सेल्स को बस्ट होने से बचाता है, कौन, टर्गर प्रेशर। और प्लांट को सीधे खड़े होने के लिए क्या करता है, हेल्प करता है, अपराइट। अब जैसे ये विल्टेड प्लांट है, जैसे ही हम इसमें वाटर डालते हैं तो क्या हो जाता है, ये बिल्कुल अपराइट हो जाता है, और ये टर्गर प्रेशर से ही पॉसिबल हो पाता है। तो जैसे ओनियन पील है, ओनियन पील में आपने अगर आयोडीन सॉल्यूशन अप्लाई करेंगे, तो जो है जो सेल होती हैं उनमें कुछ डार्क प्लेसेस हमें दिखाई देंगे अगर हम स्टडी करेंगे इसको माइक्रोस्कोप में। तो जो डार्क स्पेस हैं ये एक्चुअली में न्यूक्लियस होता है। तो डार्क होने का कारण क्या है कि न्यूक्लियस का जो
कंपोजिशन होता है उसमें क्या होता है, डीएनए होता है और प्रोटीन होता है। इस वजह से आयोडीन सॉल्यूशन जो है अप्लाई करने पे वो डार्क दिखाई देता है माइक्रोस्कोप में। तो न्यूक्लियस बच्चों, न्यूक्लियस स्ट्रक्चर कैसे होता है इसका, द न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इसमें एक तो क्या होता है, डबल लेयर कवरिंग होती है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स which allow the transfer of material from inside the nucleus to its outside। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिससे मटेरियल क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो भी बन रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है जो भी, तो वो जो है साइटोप्लाज्म में ट्रांसफ़र होता है। और कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं और जो क्रोमोसोम्स होता है वो क्या है, दैट इज़ मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। तो क्रोमोसोम्स किससे बना होता है, डीएनए प्रोटीन से मिलकर बना होता है। विच कैरी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। तो जीन्स की फॉर्म में हेरिडिटी इंफॉर्मेशन होती हैं क्रोमोसोम्स में। तो डीएनए कंट्रोल्स सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो सेल का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए और उसके जो फंक्शन है, जो कार्य, जो वर्क होता है, उसको कंट्रोल करना किसका काम होता है, डीएनए का। इन नॉन डिवाइडिंग सेल डीएनए एग्जिस्ट एज क्रोमेटिन एंड इंटेंगल्ड थ्रेड लाइक मास। तो इंटेंगल्ड मतलब जैसे ये फिगर दिखाई दे रहा है आपको, इस फॉर्म में होता है डीएनए। और जैसे ही जो है सेल डिवाइड होने वाली होती है, मियोसिस और माइटोसिस प्रोसेस के दरमियान जैसे ही सेल डिवाइड होती है तो क्रोमोसोम्स क्या हो जाता है, ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, ये ऑर्गेनाइज हो जाता है, यानी सेल डिवीजन से पहले। अब है फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का काम क्या होता है, द न्यूक्लियस प्लेस ए वाइटल रोल इन इनहेरिटेंस एंड सेल ऑर्गेनाइजेशन। तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो उनको ट्रांसफ़र करना किसका काम होता है, न्यूक्लियस का काम होता है, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए। द न्यूक्लियस प्लेस ए सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। तो सेलुलर रिप्रोडक्शन यानी सेल बिल्डअप करने के लिए किसका काम होता है, न्यूक्लियस का काम होता है, सेल को रिबिल्ड करना या फिर बिल्ड करना। एंड अलोंग विद द इन्वायरमेंट, मतलब उसके चारों तरफ का इन्वायरमेंट, न्यूक्लियस के चारों तरफ का इन्वायरमेंट क्या है, साइटोप्लाज्म। तो उसके साथ इंटरैक्ट करके जो है नई नई सेल जनरेट होने लगती हैं। ये न्यूक्लियस का काम होता है। एंड न्यूक्लियस डिटरमाइंस सेल डेवलपमेंट एंड मैच्योर फॉर्म बाय डायरेक्टिंग द सेल्स केमिकल एक्टिविटीज़। और सेल्स के अंदर जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको डायरेक्ट करना, उनको कंट्रोल करना न्यूक्लियस का काम होता है। तो न्यूक्लियस को इसीलिए हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। अब पढ़ते हैं जीन्स, डीएनए और क्रोमोसोम्स, जिनके बारे में जानना जरूरी है। जो न्यूक्लियस में होता है, तो डीएनए क्या होता है, डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। व्हाट इट इज़, ए लॉन्ग मॉलिक्यूल। तो डीएनए एक लॉन्ग मॉलिक्यूल होता है, शेप्ड लाइक डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स का मतलब होता है, ये डबल हेलिक्स हो गया, ये हेलिक्स हो गए, तो डबल हेलिक्स इस टाइप का, यानी ट्विस्टेड लेडर शेप में ऐसे, ये क्या होता है, डीएनए का शेप होता है। और होता क्या, फंक्शन, काम क्या होता है इसका, स्टोर्स ऑल जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर होती हैं। जीन्स क्या होता है, दीज आर स्मॉल सेक्शन ऑफ डीएनए। यानी जीन्स क्या होता है, स्मॉल सेक्शन डीएनए के होते हैं। इंस्ट्रक्शन टू मेक प्रोटीन्स। तो ये जो स्ट्रैंड्स दिख रहे हैं आपको बीच में, दोनों हेलिक्स के बीच में, ये क्या है, ये जीन्स की यूनिट है। इन यूनिट से डीएनए बना होता है, तो इनको क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं। तो फंक्शन क्या होता है, कंट्रोल्स ट्रेट्स लाइक आई कलर, हाइट,
तो ये सारे जो है ट्रेड्स क्या होते हैं, जीन्स ट्रांसफ़र करते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। इनमें क्या होता है, ये जेनेटिकल कोड्स हैं, यानी आई कलर जीन्स डिसाइड करता है। बाय टेलिंग सेल्स व्हाट प्रोटीन्स टू मेक, यानी ये एक इंफॉर्मेशन देता है सेल्स को कि कब प्रोटीन बनना चाहिए और कितना प्रोटीन बनना चाहिए, ये जीन्स डिकोड करता है उसको। क्रोमोसोम्स व्हाट दे आर, क्रोमोसोम्स क्या है, दीज आर टाइटली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। तो क्रोमोसोम्स क्या होता है, डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। फंक्शन क्या होता है इसका, ऑर्गेनाइज एंड प्रोटेक्ट डीएनए, तो डीएनए को प्रोटेक्ट करता है स्पेशली ड्यूरिंग सेल डिवीजन, स्पेशली सेल डिवीजन के दरमियान। ह्यूमंस हैव 46 क्रोमोसोम्स, यानी 23 पेयर होते हैं इन ईच बॉडी सेल। प्रत्येक बॉडी सेल में क्या होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी 23 पेयर्स। इन ब्रीफ वी कैन से जीन्स इज ए पार्ट ऑफ डीएनए, जीन्स क्या होता है, डीएनए का पार्ट होता है, और डीएनए इज द बिल्डिंग मटेरियल ऑफ क्रोमोसोम्स। अब डीएनए का मतलब ये नहीं कि जैसा रिलेशनशिप जीन्स में है, अब डीएनए तो जीन से मिलकर बना होता है, लेकिन डीएनए के साथ में प्रोटीन भी होता है, तब जाके क्रोमोसोम्स बनता है, खाली डीएनए नहीं। तो डीएनए के साथ में प्रोटीन भी होना चाहिए, तो वो क्रोमोसोम्स है। तो क्रोमोसोम्स माइक्रोस्कोप में आपको ऐसा दिखेगा, ये क्रोमोसोम्स हो गया वो जो डीएनए स्ट्रैंड्स से मिलकर बना है। तो डीएनए आपका ये हो गया, ये क्रोमोसोम्स ऐसे दिखेगा आपको माइक्रोस्कोप में। और डीपली देखेंगे तो क्या होगा, आपको ऐसे दिखने लगेगा डीएनए। मैग्निफिकेशन अगर बढ़ा दें तो आपको डीएनए तब दिखा, पहले दिखेगा क्रोमोसोम्स, मैग्निफिकेशन लेंस का और बढ़ गया, या फिर पावरफुल माइक्रोस्कोप के जरिए आपको डीएनए तब दिखेगा, और पावरफुल माइक्रोस्कोप से तुम्हें क्या दिखेगा, जीन्स दिखेंगे ऐसे। अब न्यूक्लियस के बेसिस पे दो टाइप की सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती है, इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल मे बी पुअरली डिफाइंड ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जो सेल्स ऐसी होती हैं जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, उनको क्या होता है, न्यूक्लियर रीजन में क्या होता है, खाली एक डीएनए होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके से कवर नहीं होता। सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। तो जिसमें खाली क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, उसको न्यूक्लियोइड कहा जाता है। तो न्यूक्लियोइड एक ऐसा न्यूक्लियस है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, जो जैसे कि बैक्टीरिया और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, इनमें न्यूक्लियोइड होता है। सच ऑर्गेनिज्म हु सेल्स लैक ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। और इस टाइप की सेल को हम क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव या प्राइमरी, जो स्टार्टिंग में थी। इवोल्यूशन के दरमियान सबसे पहले कौन सी सेल आई होगी वजूद में, प्रोकैरियोटिक। उसके बाद इवोल्यूशन कंटिन्यू हुआ होगा तो यूकैरियोटिक सेल्स वजूद में आई। तो यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती है, ऑर्गेनिज्म विद सेल्स हैविंग ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया ऑल्सो लैक ऑफ मोस्ट ऑफ अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। तो फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक कोई बैक्टीरिया होता है जिसमें कुछ ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। बाकी मैक्सिमम यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं, एक जैसी होती हैं। इट इज एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेनस वेसिकल्स बैग लाइक स्ट्रक्चर्स। तो ये किस में होते हैं, फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में होते हैं, बट नॉट विद प्लास्टिड्स। उसमें प्लास्टिड्स नहीं होते, जैसे कि दूसरी
यूकेरियोटिक सेल्स में होता है। अगर आपको सिंपल डिफरेंस पता का लगाना है प्रोकैरियोटिक एंड यूकेरियोटिक सेल्स में, तो आपको ये फीचर्स में हो गया न्यूक्लियस, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या लिख देना आपको, एब्सेंट यानी डीएनए एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, एब्सेंट यानी न्यूक्लियोइड बोलते हैं उसको। प्रोकैरियोटिक सेल में यानी न्यूक्लियोइड यानी न्यूक्लियस विदाउट मेम्ब्रेन, उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और उसमें क्या होता है, डीएनए होता है खाली विदाउट मेम्ब्रेन। यूकेरियोटिक सेल में क्या है, प्रेजेंट डीएनए इनसाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल का साइज जरूर रखना आपको याद। प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती है, छोटी होती है और इसका साइज होता है 1 से लेके 10 माइक्रोमीटर तक। यूकेरियोटिक सेल्स इससे लार्ज होती है और इसकी रेंज होती है 5 से 100 माइक्रोमीटर तक। सेल टाइप दोनों ही क्या होती हैं, यूनिसेलुलर, लेकिन यूकेरियोटिक सेल यूनिसेलुलर भी होती है और मल्टीसेलुलर भी होती हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, तो प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते, जबकि यूकेरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस। क्रोमोसोम्स क्या होता है, इसमें सिंगल होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, और इसमें क्या होता है, मोर देन 1 होते हैं। साइटोप्लाज्म, सेल्स के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। When you look at the temporary mounds of onion peel as well as human cheek cells, we can see a large region of each cell enclosed by the cell membrane. तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। दिस रीजन टेक्स अ वेरी लिटिल स्टेन, इट इज़ कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। तो बाकी के जो ऑर्गेनल्स है वो डार्क दिखाई देते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा फेडेड पोर्शन जो दिखाई देता है सेल का, वो सारा क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। द साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब सेल मेम्ब्रेन। इट ऑल्सो कंटेन्स मैनी स्पेशलाइज सेल ऑर्गेनल्स। साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, बहुत सारे स्पेशलाइज सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जिनका अलग अलग काम होता है। ईच ऑफ दीज ऑर्गेनल्स परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल। सेल ऑर्गेनल्स, तो सबसे पहले सेल ऑर्गेनल में पढ़ते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER जिसको बोला जाता है। आफ्टर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वॉज इन्वेंटेड, साइंटिस्ट वर एबल टू सी टिनी पार्टिकल्स इनसाइड द सेल्स मच मोर क्लियरली देन एवर बिफोर। तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंट किया गया, उसके बाद साइंटिस्ट ने फर्दर स्टडी करी सेल्स की और ये पाया कि कुछ डार्क प्लेसेस हैं सेल्स के अंदर जो कैसे दिखाई देते हैं। दे नोटिस समथिंग इंटरेस्टिंग, देयर वर सम डार्क एरियाज इनसाइड द सेल, नॉट एज डार्क एज न्यूक्लियस बट स्टिल विजिबल। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ उन्होंने क्या देखा, साइंटिस्ट ने चारों तरफ कुछ स्ट्रक्चर्स देखे। दीज एरियाज लुक लाइक लॉन्ग ट्यूब्स, तो ये एक लॉन्ग ट्यूब्स दिखाई देते हैं। यहाँ न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ लॉन्ग ट्यूब देखी और बैग लाइक स्ट्रक्चर्स देखे। साइंटिस्ट स्टडीज दीज एंड गेव देम ए नेम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। ये बीच में हो गया न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ इस तरीके के स्ट्रक्चर हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर्स। तो ये क्या होता है, ये होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER बोलते हैं इसको। ये ज़्यादा नियर होता है न्यूक्लियस के, और जो दूर होता है न्यूक्लियस के उसको बोलते हैं SER। SER का मतलब होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पर इसकी पोजीशन कहाँ है, जैसे ये न्यूक्लियस दिख रहा है, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ ये क्या है, ये सारा ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और जो दूर दूर होंगे वो क्या होंगे, SER। तो ये 2 टाइप के होते हैं।
तो पहला वाला है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ इसलिए दिखाई देता है, लुक्ड बम्पी और रफ अंडर द माइक्रोस्कोप। दिस वाज बिकॉज ऑफ स्मॉल डॉट्स ऑन इट कॉल्ड राइबोसोम्स। तो इसमें जो स्मॉल डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये जो इसमें स्मॉल डॉट्स हैं, ये क्या है? राइबोसोम्स हैं। दीज राइबोसोम्स हेल्प मेक प्रोटीन्स। ये राइबोसोम क्या है? प्रोटीन बिल्डिंग सेंटर हैं, जो कौन? RER में। उसके बाद आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER। लुक्ड स्मूथ, नो राइबोसोम्स, क्योंकि स्मूथ दिखाई देता है, इसमें राइबोसोम्स नहीं होते। एंड ये क्या काम करता है? हेल्प इन मेकिंग फैट फॉर द सेल्स। जैसे कि RER प्रोटीन बनाता है, तो SER क्या बनाता? फैट्स एंड लिपिड्स बनाता है। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। SER हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स। SER क्या बनाता है? फैट्स और लिपिड्स बनाता है। इम्पोर्टेंट फॉर सेल फंक्शंस, जो सेल के फंक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है। सम ऑफ दीज प्रोटीन्स लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। और जो फैट्स और लिपिड्स बनते हैं, ये सेल की मेम्ब्रेन जो होती है उसको रिपेयर करने के काम आते हैं, उसको बिल्डअप करने के काम आते हैं। यानी सेल मेम्ब्रेन को बिल्डअप करने का काम SER का होता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। यानी सेल मेम्ब्रेन बनाने में फैट्स और लिपिड्स का इस्तेमाल होता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। इन लीवर सेल्स ऑफ वर्टिब्रेट एनिमल्स, SER प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। तो लीवर सेल्स जो होती हैं उसमें क्या होती हैं? SER का काम क्या होता है? जो पॉइजन्स और ड्रग्स होती हैं उनको डिटॉक्सिफाई करने के काम आता है। अगला है सेल ऑर्गेनल गोल्जी apparatus। द गोल्जी apparatus फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलो गोल्जी कंसिस्ट ऑफ ए सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। तो वेसिकल्स का मतलब बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो फ्लैटेंड सैक्स, जैसे ये है, ये फ्लैटेंड सैक्स हो गए, इस टाइप का होता है, तो इसको बोलते हैं वेसिकल्स। अरेंज्ड अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टर्न्स। और ये क्या होते हैं? ऐसे स्ट्रक्चर में बने होते हैं ऐसे, और क्या बोलते हैं इसको? सिस्टर्न। ऐसे सिस्टर्न के शेप में बने होते हैं। दीज मेम्ब्रेन्स ऑफन हैव कनेक्शंस। और ये जो मेम्ब्रेन्स हैं, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड है सेल ऑर्गेनल ये, तो मेम्ब्रेन बाउंड है तो क्या होता है इनमें? ER से इनका, ER की जो आउटर जो कवरिंग होगी, मेम्ब्रेन होगी, और गोल्जी apparatus, इनमें आपस में क्या होता है? कनेक्शन होता है। एंड देयर फॉर कंस्टिट्यूट अनदर पोर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम। द मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर द ER इज पैकेज्ड। तो मेन काम गोल्जी apparatus का क्या होता है? क्योंकि ये किसके नज़दीक में होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नज़दीक में होते हैं। जैसे कि ये ER है, तो ये आपका गोल्जी apparatus हो गया। तो यहाँ पर जो है ट्रांसपोर्ट होता है, न्यूक्लियस से जो चीज़ भी बन रही है वो तो ER में आता है। ER के जरिए क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है। और गोल्जी apparatus में जो भी प्रोड्यूस होता होगा वो आता होगा, और यहाँ पे क्या काम होता है? पैकेज्ड एंड डिस्पैच्ड। यहाँ पे पैकेजिंग होती है और डिस्पैचिंग होती है टू वेरियस टारगेट इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। तो सेल के अंदर बाहर यहाँ से जो है जो भी प्रोड्यूस होता है न्यूक्लियस में, वो जो है ER के जरिए आता है। और कहाँ आता है? गोल्जी apparatus में। और यहाँ पे पैकेजिंग होती है, और जहाँ कहीं भी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी कंस्ट्रेंट्स बनते होंगे, इसमें प्रोडक्ट्स बनते होंगे, और सेल में जहाँ कहीं अंदर, सेल के अंदर या सेल के बाहर रिक्वायरमेंट होती होगी, तो यहाँ से डिस्पैच होता है। तो ये सब काम किसका है? गोल्जी apparatus का। Its function include the storage, modification and packaging of the products in vesicles. In some cases, complex sugar may be made from the simple sugars in Golgi apparatus. The Golgi apparatus is also involved in the formation of lysosomes. Lysosomes जिसको आगे पढ़ेंगे हम। तो Golgi apparatus
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। ये आपका गोल्जी एपरेटस हो गया और ये क्या हो गया, ER, ये SER और ये क्या है, RER। ये गोल्जी एपरेटस हो गया। अगर ये सेल है तो सेल में ये कहाँ पे होता है, ये गोल्जी एपरेटस। Lysosomes. Lysosomes are membrane-bound sacs filled with digestive enzymes. These enzymes are made by RER. ये एंजाइम्स RER के द्वारा बनाए जाते हैं, यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Lysosomes are a kind of waste disposal system of the cell. These help to keep the cell clean by digesting any foreign material as well as worn out cell organelles. तो कोई सेल्स अगर डेड हो गई अंदर तो ये उस सेल को क्या कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, या फिर फॉरेन कोई मटेरियल है तो उसको ये ब्रेक डाउन कर लेते हैं। लाइसोसोम के अंदर जो पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स को ब्रेक डाउन कर देगा और क्या कर देगा, फॉरेन मटेरियल्स एंटरिंग द सेल्स सच एज बैक्टीरिया और फूड एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनल्स एंड अप इन द लाइसोसोम। और सेल के अंदर और भी जो ऑर्गेनल्स हैं ओल्ड हो जाते हैं तो उनको जो है डाइजेस्ट करने का काम क्या होता है, लाइसोसोम्स का। और उसके बाद ब्रेक डाउन होके क्या हो जाता होगा, ये रिसाइकिल हो जाता होगा सेल में। और ये किस में आ जाता है, जो सेल की मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन करके वहाँ जो है सेल मेम्ब्रेन में या तो यूटिलाइज हो जाता होगा या उसके ज़रिए एक्सक्रीट हो जाता होगा। तो इसको एक्जोसाइटोसिस भी कहा जाता है। which break complex substances into simpler substances. Lysosomes are able to do this because they contain powerful digestive enzymes capable of breaking down all organic material during the disturbance in cellular metabolism. For example, when the cell gets damaged, lysosomes may burst and the enzymes digest their own cell. तो ये पावरफुल एंजाइम्स क्या करते हैं, जो डेड सेल जब सेल डेड हो जाती है तो वो खुद अपनी ही सेल को क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं और एज ए रिजल्ट क्या होती है, सेल बस्ट हो जाता है। देयरफॉर लाइसोसोम आर आल्सो नोन एज सुसाइडल बैग्स ऑफ अ सेल, और इसीलिए इसको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। तो लाइसोसोम यहाँ पर ये छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको, ये छोटे छोटे पोर्शन दिख रहे हैं सर्कुलर डिस्क टाइप के, यही जो है क्या है, लाइसोसोम्स है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये कुछ ऐसा दिखता है। माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग। न्यूक्लियस की तरह इसमें भी टू मेम्ब्रेन कवरिंग होती है। द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस while the inner membrane is deeply folded. तो इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड होती है, आउटर मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, पोरस होते हैं, यानी छोटे छोटे पोर्स होते हैं। दीज पोर्स इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर ATP जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन। फोल्डेड फॉर्म में इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादा सरफेस एरिया चाहिए होता है किसके लिए, ATP जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन के लिए। The energy required for various chemical activities needed for life is released by mitochondria. तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही सारी रिएक्शन होती है। तो क्या हो रिएक्शन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, C6H12O6 और प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनता है, वाटर बनता है, और क्या बनता है, CO2 बनता है और ATP मॉलिक्यूल बनता है। तो यही माइटोकॉन्ड्रिया में होती है रिएक्शन, यही जो है एनर्जी है, और इसी से जो हमारे सारे ऑर्गेनल्स को एनर्जी चाहिए होती काम करने के लिए, वो कौन करता है, प्रोवाइड, माइटोकॉन्ड्रिया। ATP इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, और यही ATP क्या है, एनर्जी करेंसी है सेल की। जहाँ जहाँ जितना जितना चाहिए होगा एनर्जी जिस ऑर्गन को, यहीं से एनर्जी सप्लाई होती है।
The body uses energy stored in ATP for making new chemical compounds. तो ये एनर्जी किसके लिए चाहिए? तो नए नए केमिकल कंपाउंड बनाने के लिए चाहिए होती है, फॉर मैकेनिकल वर्क चाहिए होती है। यानी इंसान जब कोई भी ऑर्गेनिज्म है फूड लेता है, ऑर्गन्स को चाहिए होती है एनर्जी काम करने के लिए, तो मैकेनिकल वर्क हो गया, उसके लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनल्स इन द सेंस दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। तो ये चीज़ याद रखने वाली है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है और राइबोसोम्स होता है। देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया अपना प्रोटीन खुद बना सकता है क्योंकि डीएनए है इस पे और राइबोसोम्स है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के अंदर ऐसा दिखता है। Plastids. Plastids are present only in plant cells. There are two types of plastids: chromoplast, colored plastids, and nucleoplast, white or colorless plastids. Chromoplast containing the pigment chlorophyll are known as chloroplast. तो ऐसे पिगमेंट जिनमें क्लोरोफिल होता है उनको क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। Chloroplasts are important for photosynthesis in plants. Chloroplast also contain various yellow or orange pigments in addition to chlorophyll. Leucoplasts are primarily organelles in which materials such as starch, oils, and proteins granules are stored. The internal organization of the chloroplast consists of numerous membrane layers embedded in material called stroma. These are similar to mitochondria in the external structure. Like the mitochondria, plastids also have their own DNA and ribosomes. तो प्लास्टिड्स जो प्लांट्स में होते हैं इनमें भी डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं अपने। तो प्लास्टिड्स कुछ ऐसा दिखाई देता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। वैक्यूल्स. Vacuoles are the storage sacs for solid or liquid contents. Vacuoles are small sized in animal cells, while plant cells have very large vacuoles. The central vacuole of the some plant cells may occupy 50 to 90% of the cell volume. तो इसमें vacuole जो है in comparison to animal cells large होते हैं। In plant cells, vacuoles are full of cell sap and provide turgidity and rigidity to the cell. Many substances of importance in the life of plant cell are stored in vacuoles. These include amino acids, sugars, various organic acids and some proteins. ये सब vacuoles में क्या होते हैं? स्टोर होते हैं प्लांट सेल में। In single celled organism like amoeba, the food vacuoles contain the food items that the amoeba has consumed. तो अमीबा जो भी कंज्यूम करता है वो कहाँ पहुँच जाता है? वैक्यूल में पहुँच जाता है। इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट फ्रॉम द सेल्स। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो वैक्यूल्स होते हैं उसके जरिए क्या होता है? जो एक्सेस वाटर होता है वो एक्सपेल होता है वैक्यूल के थ्रू, और कुछ वेस्टेज जो सेल में होते हैं जितना कंज्यूम होता है उसके बाद जो वेस्ट बच जाता है वैक्यूल्स के जरिए क्या होता है? एक्सपेल किया जाता है। Each cell has thus required its structure and ability to function because of the organization of its membrane and organelles in specific ways. The cell thus has a basic structural organization. This helps the cells to perform function like respiration, obtaining nutrition, and clearing of waste materials, or forming new proteins. Thus, the cell is the fundamental structural unit of living organism. It is also the basic functional unit of life. अभी प्लांट सेल में क्या दिख रहा है? वैक्यूल्स है। सेल डिवीजन. New cells are formed in organism in order to grow, to replace old, dead and injured cells, and to form gametes required for reproduction. The process by which new cells are made is called cell division.
There are two main types of cell division, mitosis and meiosis. The process of cell division by which most of the cells divide for growth is called mitosis. तो ग्रोथ के लिए जब सेल डिवीजन होता है तो इस प्रोसेस को माइटोसिस कहा जाता है। दोनों में डिफरेंस जानते हैं, माइटोसिस और मेयोसिस। द प्रोसेस ऑफ सेल division by which most of the cells divide for growth is called mitosis. In this process, each cell called mother cell divides to form two identical daughter cell. तो ये मदर सेल क्या होती है, दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है। द डॉटर सेल्स हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज मदर सेल. इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज इन ऑर्गेनिज्म. तो ग्रोथ के लिए, ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए और टिश्यू की रिपेयर के लिए जब दो सेल का डिवाइड होती है तो उसको प्रोसेस को माइटोसिस कहा जाता है। मियोसिस, स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और टिश्यूज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स डिवाइड टू फॉर्म गैमेट्स विच आफ्टर फर्टिलाइजेशन गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग। तो ऑफस्प्रिंग मतलब नेक्स्ट जनरेशन, तो जो है फर्टिलाइज करके न्यू बॉर्न जो भी होगा उसके लिए सेल डिवाइड होती है, जो गैमेट्स होता है। तो गैमेट इज ए सेल, और क्या होता है, गैमेट बनता है मियोसिस के जरिए। दे डिवाइड बाय ए डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस विच इन्वॉल्व्स टू कंसेक्यूटिव डिविजन्स। व्हेन ए सेल डिवाइड्स बाय मियोसिस इट प्रोड्यूसेस 4 न्यू सेल्स इन स्टेट ऑफ जस्ट 2। तो कितनी सेल बनती हैं, 4 सेल्स बनती हैं। द न्यू सेल्स ओनली हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देन दैट ऑफ द मदर सेल्स। कैन यू थिंक एज टू व्हाई द क्रोमोसोम्स नंबर हैज़ रिड्यूस्ड टू हाफ इन डॉटर सेल। तो इसके बारे में आप सोच सकते हो, और अगर कोई इसमें आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। बाकी बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हो। यहाँ पर जो भी चीज़ आपके समझ में नहीं आई तो हम सेपरेट वीडियो भी बना सकते हैं। जितनी भी ये प्रोसेसेस हैं, मियोसिस या फिर माइटोकॉन्ड्रिया, जितने सेल ऑर्गेनल हैं, कोई भी डीएनए हो गया, जीन्स हो गया, कहीं कन्फ्यूज़न रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो बच्चों, अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। Thank you very much for seeing this video.